हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत सर एक बार फिर आप सबके सामने आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैं क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आज मैं पहले आप लोगों को विदाउट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ कि उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, फिर मैं एडजस्टमेंट के जो लेजर बनता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आएगा। इससे पहले का वीडियो आप जरूर देखेंगे जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स बताया हुआ है। ठीक है, उसे जरूर देखना है ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आपको अच्छा लगे आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ वो वीडियो आप तक पहुंच सके, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगा ये टर्म 2 के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 44 टीएस ग्रेवाल एडिशन 2021 का क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इसमें केवल 3 वर्ड हमें याद रखना है, एक ट्रिप, दूसरा दिलजी और तीसरा ड्रिप। इन 3 वर्ड्स के ऊपर आपका सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर हो जाएगा और वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम स्टार्ट करते हैं सरप्लस से। इसमें सबसे पहले हम सरप्लस लेते हैं। देखिए सरप्लस प्रीवियस ईयर में 38,000 दिया हुआ है, करेंट ईयर में 57,000 दिया हुआ है। ये रिजल्ट सरप्लस दिया हुआ है। जब भी नोट नंबर दिया हुआ हो हम नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे। यहाँ पर देखिए उसके सामने नोट नंबर 1 दिया हुआ है, इट मीन्स हम सबसे पहले आप नोट्स टू अकाउंट्स में देखेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में रिजल्ट सरप्लस देखिए, जनरल रिजर्व गिवन है और सरप्लस गिवन है। सरप्लस को हम बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। देखिए सरप्लस कितना है, 18,000 प्रीवियस ईयर में, करेंट ईयर में 27,000। इट मीन्स करेंट ईयर में वो इंक्रीज हुआ है 9,000 से। इट मीन्स करेंट ईयर का सरप्लस 9,000 है। सरप्लस में हम यहाँ पर 9,000 लिखेंगे। मैंने बताया हुआ कि सरप्लस में हम ऐड क्या करते हैं, हम सरप्लस में ऐड करते हैं ट्रिप, टी फॉर टैक्स, आर फॉर रिजर्व, आई फॉर इंटरिम डिविडेंड, टी फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड। इसमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखिए, उसमें भी नोट नंबर 2 दिया हुआ है। इट मीन्स हमें नोट्स टू अकाउंट्स देखना है। नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर 28,000, करेंट ईयर 32,000। हमेशा याद रखिएगा कि करेंट ईयर के इनकम के ऊपर जो भी टैक्स कैलकुलेट होता है वो करेंट ईयर में होता है। टैक्स की असेसमेंट करेंट ईयर में होती है। इट मीन्स वो करेंट ईयर का एक्सपेंस है, लेकिन टैक्स की जब भी पेमेंट होगी वो करेंट ईयर के इनकम के ऊपर जो टैक्स की पेमेंट होगी वो नेक्स्ट ईयर होगी। इट मीन्स करेंट ईयर में जो भी टैक्स की पेमेंट होगी वो प्रीवियस ईयर की होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के टैक्स के इनकम के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं और वो करेंट ईयर में पेमेंट होती है। इट मीन्स यहाँ पर जो 32,000 31 मार्च 2021 में गिवन है, ये करेंट ईयर का एक्सपेंस है। ठीक है, इसे हम सरप्लस में ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर का जो 28,000 है वो हमने करेंट ईयर में पेमेंट उसकी की है। इट मीन्स वो टैक्स पेड है, उसे हम कैश जनरेटेड में माइनस करेंगे। इट मीन्स सबसे पहले टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है 32,000। आर फॉर रिजर्व, देखिए यहां पर जनरल रिजर्व प्रीवियस ईयर में 20,000 है, वो इंक्रीज होकर 30,000 हो गया। इट मीन्स हमने करेंट ईयर में जो ट्रांसफर किया है रिजर्व में वो 10,000 है। यहां पर सेकेंड में ट्रांसफर टू रिजर्व हम ट्रांसफर टू रिजर्व ये हो जाएगा 10,000। इंटरिम डिविडेंड नहीं गिवन, लेकिन प्रपोज डिविडेंड गिवन है। हमेशा याद रखना है कि प्रपोज डिविडेंड के प्रीवियस ईयर के अमाउंट को हम ऐड भी करते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस भी करते हैं। प्रीवियस ईयर का क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लीजिए।
प्रपोज डिविडेंड, इसे एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स में प्रपोज किया जाता है। प्रपोज जैसे किसे किया जाएगा, डिविडेंड जब भी प्रपोज किया जाएगा शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। उसके बाद शेयर होल्डर से कंसेंट ली जाती है, उनकी सहमति ली जाती है कि मान लीजिए कि अगर 5% डिविडेंड दिया जा रहा है कि वो उस डिविडेंड को लेने को तैयार है। आर दे एग्री टू द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दे आर गेटिंग, और उनका जब कंसेंट मिल जाता है कंपनी को तब वो फाइनल डिविडेंड हो जाता है और उसकी विद इन 15 डेज उसकी पेमेंट शुरू हो जाती है। तो प्रपोज डिविडेंड कब उसे प्रपोज किया गया? एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और उसके कंसेंट लेते लेते वो नेक्स्ट ईयर आ जाता है। इट मींस करेंट ईयर में हमने जो भी कंपनी को कंसेंट मिला होगा वो प्रीवियस ईयर का कंसेंट मिला होगा। इट मींस प्रीवियस ईयर में जो भी कंपनी ने प्रपोज किया है वो करंट ईयर में वो एक्सपेंस बना, वो फाइनल डिविडेंड बना और उसकी पेमेंट शुरू हुई, ठीक है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होता है प्रपोज डिविडेंड का, हम केवल उसे ही कंसीडर करते हैं करंट ईयर में। करंट ईयर का हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस बनेगा और नेक्स्ट ईयर में उसकी पेमेंट होगी। तो देखिए यहां पर इंटरिम डिविडेंड नहीं है, हम नहीं लेंगे। प्रपोज डिविडेंड है, हम प्रपोज डिविडेंड लेंगे। प्रपोज डिविडेंड हम प्रीवियस ईयर का लेंगे। इट मींस हम 39,000 लेंगे। अब हम ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये टोटल 90,000। अब हम इसमें ऐड करते हैं दिल जी। D for depreciation, I for interest on loan and debentures, L for loss on sale of fixed assets, G for goodwill amortized या patents amortized। ठीक है, 12th में टर्म 2 के लेवल में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आना, ठीक है। तो देखिए यहां पर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी गिवन नहीं है, लेकिन गुडविल अमोर्टाइज्ड गिवन है। तो गुडविल अमोर्टाइज्ड, हम गुडविल अमोर्टाइज्ड मींस गुडविल की वैल्यू जब कम हो रही है। गुडविल अमोर्टाइज्ड का मतलब अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन मींस रिडक्शन इन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। यहां पर हम रिड्यूस कर रहे हैं गुडविल की वैल्यू को, 50,000 से हम 40,000 कर दे रहे हैं। तो देखिए 10,000 हमने रिड्यूस कर दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई इनकम नहीं है। इट मींस जब कोई भी इनकम नहीं है हम इनकम को शो नहीं करेंगे। वो जो हम ऐड करते हैं ड्रिप उसे हम यहां पर शो नहीं करेंगे बिकॉज नो इनकम इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखिए ये कहां पर हम पहुंच गए, ये आ गया, हमने कैलकुलेट कर लिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हो गया 1 लाख। अब हम इसमें ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और हम माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्योंकि करंट एसेट्स जब डिक्रीज होगा और करंट लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगा तो वो इनफ्लो ऑफ कैश है। करंट एसेट्स इंक्रीज होगा, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होगा, इट मींस वो आउटफ्लो ऑफ कैश है, ठीक है। तो देखिए
ट्रेड पेबल्स 35,000 से 53,000 हो गया, हम ऐड करेंगे ट्रेड पेबल्स को हम ऐड करेंगे। कितना? 35 से 53,000 हो गया, मींस 18,000। देन अदर करेंट लायबिलिटीज 8,000 से 6,000 हो गया, रिड्यूस हो गया, इट मींस वी हैव पेड इट, तभी लायबिलिटी कम होती है। वो आउटफ्लो ऑफ कैश है, हम उसे माइनस करेंगे। अदर करेंट लायबिलिटीज 2,000 हम इसे माइनस करेंगे। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम लोगों ने उसकी ट्रीटमेंट पास कर दिया ऑलरेडी। इन्वेंट्रीज 57 से 39 हो गया, इट मींस हमने इन्वेंट्रीज को सेल किया, तभी इन्वेंट्रीज का हुआ। वो इनफ्लो ऑफ कैश है, हम उसे ऐड करेंगे। इन्वेंट्रीज ये 57 से 39 18,000। देन ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इट मींस हमने इन्वेस्ट उसमें पैसे लगाए हैं, हमारे पास है वो आउटफ्लो ऑफ कैश है। ट्रेड रिसीवेबल है 75,000 से 1,08,000 मींस 33,000। ये भी माइनस होगा, हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब हम 1 लाख में 36,000 ऐड करेंगे और 35,000 माइनस करेंगे, ये हो गया 1,01,000। ये आ गया, ये हमने कैलकुलेट किया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें अब हम माइनस करेंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड हम देंगे प्रीवियस ईयर का। टैक्स पेड कितना है? टैक्स पेड है 28,000। इस 28,000 को हम माइनस करेंगे 73,000। देखिए पॉजिटिव अमाउंट है, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम प्रिपेयर करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम केवल नॉन करेंट एसेट्स देखते हैं और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंस शीट से में गिवन होता है नॉन करेंट एसेट्स और एडजस्टमेंट में इनकम गिवन होता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट इसमें गिवन नहीं है, इट मींस इनकम गिवन नहीं है, केवल हम नॉन करेंट एसेट्स देखेंगे। तो सेकंड हम प्रिपेयर कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं I/A लिख रहा हूं। देखिए नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, टेंजिबल एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है, उसे ऑलरेडी हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो कर दिया है क्योंकि गुडविल अमोर्टाइज हो रहा है। अगर गुडविल इंक्रीज होता तो हम इन्वेस्टिंग में डालते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि गुडविल अगर डिक्रीज हो रहा है, वो अमोर्टाइज हो रहा है, तो ऑपरेटिंग का पार्ट है, और अगर वो इंक्रीज हो रहा है इट मींस वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि हमने गुडविल को भी परचेज किया है, ठीक है। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में केवल एक टेंजिबल एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। देखिए टेंजिबल एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट्स है वो इंक्रीज हो रहा है 2 लाख से 248,000। तो 2,48,000 कैसे हुआ? 48,000 क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जो फिक्स्ड एसेट्स है वो खरीदा, ठीक है। इट मींस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल ये है 48,000।
देन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वो भी 25,000 इंक्रीज हो रहा है। इट मींस हमने वो भी आउटफ्लो ऑफ कैश है, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है वो 10 से 35,000 मीन्स 25,000, और इन्वेस्टिंग में कुछ भी गिवन नहीं है। इट मीन्स ये जो 73,000 है ये नेगेटिव है, हमारे पास से कैश आउटफ्लो हुआ है। इट मीन्स 73,000 ये कैश यूज्ड इन, ये हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ अब थर्ड में हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करता है। थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने आप लोगों को बताया कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम क्या देखते हैं, शेयर कैपिटल, बोरोविंग्स चाहे शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स हो या लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हो, ठीक है, क्योंकि बोरोड फंड होता है। तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें देखते हैं, एक तो शेयर कैपिटल देखता है, दूसरा बोरोविंग्स देखता है, और जितने भी फाइनेंस कॉस्ट है जो हमने पे किया हुआ है, जैसे डिविडेंड पे, इंटरेस्ट पे, हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट मानते हैं, ठीक है। दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो जो एक्सपेंसेस गिवन होगा, फाइनेंस कॉस्ट जो गिवन होगा वो एडजस्टमेंट में गिवन है, जो इसमें केवल एक प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन है, ठीक है। और हम बाकी चीजें बैलेंस शीट से देखेंगे, तो हम बैलेंस शीट से शेयर कैपिटल देखेंगे और बोरोविंग्स देखेंगे। देखिए शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल वो इंक्रीज हो रहा है 3 लाख से 3,50,000। इट मींस हमने 50,000 का शेयर कैपिटल इश्यू किया, हमारे पास पैसे आए हैं, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ये इनफ्लो है 50,000। देन नॉन करेंट लायबिलिटीज में कुछ भी गिवन नहीं है ना, यहां कोई बोरोविंग्स नहीं है, ना तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है। याद रखिएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आपको लोन पढ़ना है, डिबेंचर्स पढ़ना है और पब्लिक डिपॉजिट्स पढ़ना है, बस ये 3 चीजें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आप लोगों के क्वेश्चन में आए। इसमें फाइनेंस कॉस्ट माइनस हो जाएगा, डिविडेंड पेड, ठीक है। ये कितना है, मैंने कहा प्रीवियस ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड के प्रीवियस ईयर के अमाउंट को हम यहां पर लेंगे, तो देखिए ये 11,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 73,000 आए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 73,000 यूज हो गए और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 11,000 आए। इट मींस 11,000 का नेट इंक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो फोर्थ पॉइंट में हम लिखते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 73,000 कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आया, 73,000 कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला गया और 11,000 कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आया। इट मींस नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 11,000 हो गया। हम अब करेंट ईयर हमारे पास कितना कैश इंक्रीज हुआ, 11,000। अब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारे पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। प्रीवियस ईयर में हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था 17,000। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट 17,000 है। तो देखिए पहले से हमारे पास 17,000 कैश था, 11,000 करंट ईयर में हमारे पास कैश आया। टोटल कैश क्लोजिंग में हमारे पास कितना होना चाहिए? 28,000। देखिए क्वेश्चन में आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं। इस क्वेश्चन में देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है? 28,000। हम यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस of cash and cash equivalent। याद रखिएगा कि टर्म 2 में एक फुल फ्लेजेड पूरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो कंप्लीट जो एनालिसिस की बुक है वो 10 मार्क्स की होगी। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्पैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट से आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं जब एडजस्टमेंट समझाऊं और उसके क्वेश्चन समझाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।